गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपकी दिवाली अच्छी रही? यस मैम। ठीक, सभी लोग आ चुके होंगे मुझे उम्मीद है। क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? यस मैम। राइट। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके चल रहे हैं उसके लिए हमने पिछली बार के लेक्चर में कहा था कुछ ऐसे कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट लूंगी जिनका कि बहुत अधिक कला के क्षेत्र में किन्हीं कारणों से नाम नहीं हो पाया। उनके कलात्मक क्षमता को या प्रतिभा को वैसे तो ललित कला एकेडमीज ने सराहा है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म भी उनको दिया, अवसर भी प्रदान किए, लेकिन कहते हैं ना हम कि अगर आपको अच्छा अपना सामान अच्छा बनाते हैं आप तो उसको सेल करने के तरीके भी आने चाहिए। तो आज जो वर्तमान में कला जगत है उसके लिए भी ये बात बहुत अधिक फिट बैठती है कि यदि आप अच्छी पेंटिंग्स बना लेते हैं तो ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। आपको उसको सेल आउट करने की क्षमता भी आनी चाहिए। ये कुछ ऐसे कलाकार मैंने लिए हैं जो निरंतर अपने काम में तो मतलब इन्वॉल्व रहे या लगन के साथ काम करते रहे, पर उनके अंदर ये वाली बेचने की सेलेबल क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं आ पाई। एकेडमीज के द्वारा इनको सपोर्ट मिला, स्कॉलरशिप्स प्राप्त हुई, ग्रांट्स प्राप्त हुई, उनके वर्क भी परचेज किए गए। कुछ एक कमर्शियल गैलरीज हैं जिन्होंने उनके कामों को बहुत अच्छे से परचेज किया, क्योंकि ये सभी आर्टिस्ट फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। मैं आज आपको जो बताऊंगी वो टोटल फ्रीलांस एक स्वतंत्र चित्रकार के रूप में इन्होंने काम किया। तो आप स्वयं जानते हैं कि स्वतंत्र चित्रकार के रूप में काम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी है। तो ये तो मैं नहीं कहूंगी कि इनका काम सेल नहीं होता था, लेकिन इनका काम उस तरह का नहीं था, मतलब जिसको कहते हैं ना हम लोग कैलेंडर्स की तरह का नहीं था। तो वो जो क्वालिटी नहीं है उसकी वजह से मतलब बहुत लोगों को इनके कामों में मतलब खरीदने के लिए वो सुविधाजनक नहीं फील करते थे। बाकी बड़े बड़े जो आर्ट कलेक्टर्स हुए, नामी आर्ट कलेक्टर्स हैं, उन्होंने इन लोगों के वर्क बहुत परचेज किए। फॉरेन में इनके वर्क्स बहुत सेल हुए, इवन इनकी एग्जीबिशंस हुई। एकेडमीज के द्वारा इनको बाहर की तरफ जा करके फेलोशिप्स मिली। वो कहते हैं कि विदेश प्रवास के दौरान की स्कॉलरशिप भी मिली, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम कह लेते हैं, या इंटर्नशिप इन अदर कंट्री के उससे भी जान सकते हैं उसको। तो इनमें से ऐसे भी कलाकार हैं जिनको ये सब हुआ। अब आते हैं हम इसी क्रम में, आप स्वयं जब देखेंगे इनके कामों को तो आप जानेंगे कि क्या ऐसी कमी रही कि इनको मीडिया के द्वारा बहुत सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं पहले भी अपने लेक्चर में एक बात कह चुकी हूँ, आज आपने देखा है कि मीडिया कई चीजों की अपेक्षा करता है सामने वाले से, उसके कई तरीके होते हैं। शायद ये कलाकार उस चीज को फॉलो नहीं कर पाए या उसको नहीं कर सकते थे, इनके अपने कुछ प्रिंसिपल्स थे, एथिक्स थे।
तो इस वजह से इनको जो मीडिया का सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। बाकी आप स्वयं इनके काम देखेंगे, जिसमें से मैंने पहली चित्रकार ली है, महिला चित्रकार हैं ये। इनका नाम है तंद्रा भद्रा। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कलकत्ता से पास आउट किया था अपना बीएफए। एमएफए के लिए ये बड़ौदा फाइन आर्ट फैकल्टी में आ गई। प्रिंट मेकिंग के सब्जेक्ट से इन्होंने एमए किया है। शायद मैंने अपने पहले के लेक्चर में उल्लेख भी किया होगा कि तंद्रा मेरे से 1 साल जूनियर थी उम्र में, लेकिन बड़ी थी। और इन्होंने जिस तरह का आप इनको इस समय मैंने कोशिश ये की है कि इन आर्टिस्ट के पोर्ट्रेट्स भी आपके साथ साझा करूं, तो जो इनके आप चेहरे के भाव से देख पा रहे हैं कि शी इज अ वेरी सिंपल एंड लविंग पर्सन। उनके कामों की स्लाइड्स जब आप देखोगे तो वो सिंप्लिसिटी आपको स्वयं ही दिखाई देगी। तंद्रा ने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं लिया जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसको कि उन्होंने चित्रांकित किया हो। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड लिया हो। All the subjects of Tandra Bhadra are very simple, very smooth going, but they are somewhere directly or indirectly associated or connected by her life. वो उनके स्वयं के जीवन के इर्द गिर्द के वो छोटे छोटे विषय हैं जिनको उन्होंने चित्रांकित किया है अपने चित्रों में। वो बहुत साधारण है, सामान्य है, उनके व्यक्तित्व की तरह। इसमें से आपको पता ही है डोकरा शैली। डोकरा शैली के बहुत सारे टॉयज होते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस होते हैं। आप में से कई लोगों के पास शायद वो होगा। और भारत में हर जगह के ट्राइब्स का जो मेटल वर्क है उसको हम डोकरा पद्धति कॉमन उसमें बोल देते हैं। शायद आपको इसकी टेक्निकल पद्धति भी पता होगी। क्या किसी को पता है इसके विषय में? यस मैम। कैसे की जाती है, थोड़ा सा ब्रीफिंग करिए। मैम पहले वैक्स से इसका मतलब जो स्टैचू बनाना होता है उसको वैक्स से बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर मोल्डिंग कर लेते हैं, फिर उसको गर्म करके और वैक्स को पिघला के बाहर निकाल देते हैं और उसमें फिर मेटल को पोर कर देते हैं, पिघली हुई मेटल को। आपने ठीक बताया है, लेकिन इसमें एक प्रमुख बात आप बताना भूल गए कि जो भी पीस बनाना है उसको आप क्ले से ही पहले बनाते हैं, मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है उसको। मिट्टी के सॉलिड पीस को बनाने के पश्चात या जैसा भी बनाना है, अगर उसमें जालीदार बनाना है तो भी मिट्टी से बनाया जाएगा और उसके बाद उसमें वैक्स की कॉइलिंग की जाती है। तो जब वैक्स की कॉइलिंग की गई और फिर चैनल्स बनाए गए, जो आपने कहा पतले पतले चैनल्स बनाए जाते हैं और उन चैनल्स के थ्रू पिघलता हुआ आपका जो मेटल है वो पिघला हुआ मेटल उन चैनल्स के उसमें डाला जाता है, थ्रू डाला जाता है। तो जहां जहां आपने कॉइलिंग की है वैक्स की, वो मेल्ट होते होते और मिट्टी के ऊपर की लेयर पे वो स्वतः जो वैक्स मेल्ट होता जा रहा है और मेटल उसमें उसी शेप में फिक्स होता जा रहा है। तो जो मेरे पास डोकरा शैली के समान है, उनमें से उड़ीसा की जो फिशेस है मेरे पास, यदि आपको मैं कभी दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि उसमें स्पेशली, क्योंकि वो सब तरफ से बंद है, अगर उसमें जरा सा भी कहीं पे थोड़ा स्कोप है तो आप स्वयं देख पाएंगे वो काला काला सा मिट्टी है, वो सॉलिड है, हेवी लगता है। वो फिश 3 डायमेंशनल बन रही है और साथ ही वो हेवी रहेगी क्योंकि उस जगह से पूरी तरह से वो मिट्टी नहीं निकल पाई। लेकिन कुछ चीजों के उससे ये लोग मिट्टी निकाल देते हैं तो वो जालीनुमा आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। खैर, डोकरा हर भारत के हर ट्राइब्स के हिसाब से अलग अलग उसके मोटिव्स होते हैं और डिजाइन्स होते हैं, पर शैली या पद्धति एक ही होती है। प्रमुख इसका जो उद्देश्य था डोकरा शैली को ट्राइब्स के द्वारा किया गया, क्योंकि वो तो बहुत टेक्निकली रिच नहीं होते हैं,
और ना ही वो इतने ज्यादा फाइनेंशियली सॉलिड होते हैं कि वो बहुत मेटल को महंगे मेटल को यूज कर सके। मेटल को बचाया जा सकता है, बात समझ रहे? एक होता है सॉलिड मेटल के द्वारा आपकी कास्टिंग करने के बाद स्कल्पचर बनना, और एक डोकरा शैली से बहुत हद तक मेटल का जो मतलब क्वांटिटी है, मात्रा है, उसके में काफी बचाव हो जाता है, राइट। अब इस वाले प्रिंट में यदि आप देखें तो तंद्रा ने कुछ एक मोटिव्स डोकरा शैली के ही लिए हैं। मेरे कर्सर के साथ आप देख रहे हैं, ये एक डॉल फॉर्म है, बेल का शेप है यहाँ पे, और कुछ पात्र जैसा है जिसमें कि कुछ गहने या पर्ल्स या मुद्राएं बाहर से निकल रही हैं। मतलब कि ये कोई एक पात्र है, कोई एक घड़ा है या कटोरा जैसा है, जिसमें कि उसने कुछ ऐसा दिखाया है कि सिक्के के बाहर आ रहे हैं, या ज्वेलरी के स्टोन्स हैं, बहुमूल्य स्टोन्स हैं, या पर्ल्स हैं, मोती हैं। दूसरा यहाँ पे पूजा से रिलेटेड एक मोटिव है, आप देख पा रहे हैं सेंट्रल में लक्ष्मी जी का एक वाहन उल्लू है, ठीक। मेरे कर्सर को आप ध्यान दे पा रहे होंगे। इसी प्रकार से कोई देवी की एक और सिंबॉलिक रचना बनाई है। ये टाइटल भी इसका तंद्रा ने जो दिया है वो बंगाल डोकरा दिया हुआ है। आप इसमें जो काम देख रहे हैं बहुत बारीक बारीक सारा कुछ, सभी कुछ देख पा रहे होंगे। ये एक ही प्लेट की सतह पे डिफरेंट लेयर्स बनाने के पश्चात, कई लेयर्स को बनाने के पश्चात रोलर के द्वारा अचीव किया गया है। तो ये एक एचिंग प्रिंट है। अब जो मैं प्रिंट आपको दिखाना चाह रही हूं, ये तंद्रा का वुड का प्रिंट है। इसमें तंद्रा ने, क्योंकि शी इज अ बंगाली लेडी, नाम से भी आप जान रहे हैं, और जब मैंने पहले भी बोला कैलकाटा कॉलेज से किया है, शी इज बंगाली, तो मानी बात है बंगाली लोगों का मतलब कहना चाहिए एक तरह से जो मुख्य खान पान का आधार है वो फिशेस होती हैं। तंद्रा ने अपने एक वर्क में इसी तरह से फिशेस की सिंपल ड्राइंग करके उनको डिफरेंट उसमें दिखाया है। कलर प्रिंट है ये वुड कट का। विषय कॉन्टेम्परेरी है, ऑब्वियसली सभी बंगाली लोग खा रहे हैं विष। आपके इर्द गिर्द आप कई जगहों पे उसके सिंबल्स भी देख पाते हैं, कहीं एक्वेरियम्स भी रखते हैं लोग अपने घरों में। तो इट इज नॉट दैट कि ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपल है। बट द थिंग इज टेक्सचर्स आप देख रहे हैं, ये वाली कटिंग्स वगैरह जितनी भी हैं, ये पार्ट ऑफ फिश का देखिए, प्रिंट्स के लिए ये बहुत बहुत बैलेंसिंग और बहुत अच्छा माना जाता है कि आप एक ही वुड पे डिफरेंट कलर्स के मतलब टेक्सचर्स के साथ में प्रिंट ले पा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंट मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये तंद्रा की एक पेंटिंग का है। दिस इज ऑल्सो अ गुड वन, सॉरी पेंटिंग का नहीं है, दिस इज वन ऑफ द अगेन वुडकट है तंद्रा का, जिसमें कि उन्होंने, आप देखते होंगे बहुत जो छोटे छोटे गांवों में फेयर लगते हैं, मेले लगते हैं, और खास तौर से जिस एज में हम लोग थे, आप तो अभी बहुत बात के हैं सब लोग, मेले जरूर लगते थे, बल्कि अभी भी किसी किसी जगह पे मेले लगते हैं। तो इन मेलों में पहले के समय में लकड़ी की कुछ ऐसे फिगर्स खूब कलरफुल मिलते थे, ठीक। बंगाल में या कहीं भी भारत के किसी भी उसमें जहां के वो होते थे उसको काफी हद तक रिप्रेजेंट करते हुए ये कुछ कुछ वुडन वो होते थे, मतलब आइडियल्स होते थे। तो उन्हीं आइडल्स को लेकर के तंद्रा ने अपने वर्क में किया है। आज भी आपको मालूम है, मैं इस समय रिसेंट वर्तमान का तो नहीं जानती, आप में से शायद कोई बनारस के होंगे, जब पुरानी विश्वनाथ गली थी वहां पर अंदर जाने पे एक बहुत बड़ी शॉप थी वुडन आइटम्स की।
और मेरे पास वहाँ की कुछ वुडन छोटी छोटी फिशेस हैं। वो फिशेस इस पर्पज से थी कि आप या तो उसका पेंडेंट बना लें या आप उसके ईयर रिंग्स बना लें। वो मेरे पास आज भी रखी हुई हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मुझे एकत्र करने का बहुत ज्यादा शौक है चीजों को। तो मैंने बहुत सारी मतलब पेयर्स ले लिए थे उसमें से। वो बहुत छोटे छोटे भी हैं और थोड़े बड़े साइज के भी हैं। हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड जब नेक्स्ट क्लास लूंगी कल, और अगर वो इजीली मुझे मिल गई, क्योंकि सामान रखा हुआ है, मुझे निकालना पड़ेगा उसको। मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, मैं अब तो नॉर्मली मतलब चेंज नहीं करती हूँ कोई भी आइटम अपने ज्वेलरी से रिलेटेड। नहीं तो पहले हम करते थे तो वो इजीली मिल जाते थे हमको, उसको ढूंढना पड़ेगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मिल जाए, जिससे कि आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह से वुड के छोटी सी फिश को बहुत सुंदर तरीके से उसमें कलरिंग की है। और आपको आश्चर्य होगा जान के, वो फिशेस मैंने ली हैं 2002 में। मैं बनारस गई हूँ, 2002-3 में गई हूँ। आज वो 20 साल तक मेरे पास रखी हैं और उनके कलर्स एज इट इज शाइन करते हुए कलर्स हैं। तो ये जो महिलाओं के छोटे छोटे वुड की प्रतिमाएं देख करके तंद्रा ने अपने वर्क में लिया है, मुझे नहीं पता, उनके पास शायद हो सकता है कलेक्शन में हो और वो फैसिनेशन हो करके उन्होंने अपने वर्क में इनको मतलब बनाया हो, दैट कैन बी देयर। तो ये बहरहाल बहुत अच्छा एक वर्क लगता है हमको, सिंपल है बट इट इज टू गुड। The other slide of the Tandrabhadra is this one again. This is also the woodcut and it is very simple. See, slice of wood को दे करके उसको स्टार शेप में या डिफरेंट उसमें, जैसे कहते नहीं है हम लोग, थोड़ा सा प्रकाश का दीप्तिमान घेरा और इस तरह की चीजों को उन्होंने डिफरेंट कलर्स में उस चीज को ले करके कंपोज किया है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स विषय है जिसको कि मतलब हम बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको एक्सप्लेन करें। इतना सिंपल है, आप इसको स्वयं देख करके फील कर पा रहे हैं। इससे पहले के वर्क को भी आप देखिए, कोई कॉम्प्लेक्स उसमें है ही नहीं डिस्क्रिप्शन। आपको सिंपल लग रहा है या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? I'm simple. This is very simple. मतलब as it is, हाँ, there are 3, 4, 5 ladies are there, सेम वैसी ही लकड़ी की प्रतिमाओं का है अंकल, बस हाँ उनके कपड़ों में कलर चेंज है, डिजाइनिंग थोड़ी चेंज है, बट दे आर स्टिल लुकिंग गुड। अब क्या डिस्क्रिप्शन के साथ तंद्रा ने सोच के बनाया, दिस इज द थिंग which she can only tell you when she can be sometime in front of you. Another slide of Tandra, this one is very simple. हनुमान जी का एक उन्होंने पोर्ट्रे किया, very simple, but you can see the textures. See the textures here. ये सभी textures के वजह से फिर अपने स्टाइल में हनुमान जी को प्रिंट करना, ये अहम बात है। सब्जेक्ट आपके धर्म से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, आपके इर्द गिर्द सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं आज के वर्तमान सब्जेक्ट। और उन्हीं सब्जेक्ट को नए तरीके से या तो सामग्री से या अपने मतलब रंगों के माध्यम से या सामग्री के माध्यम से नए तरीके से प्रस्तुत करना ही कॉन्टेम्परेरी कला को दर्शाता है। जो तंद्रा है, इनका एक ये वर्क है, ये वर्क रिसेंट है। इस वर्क को जब आप देख रहे हैं, इसमें भी कुछ एक बहुत सिंपल फॉर्म्स हैं, जैसे आप देखिए फिश इज देयर, कॉक इज देयर, एंड दीज आर द बटरफ्लाईज, फिश अगेन, रैबिट, आपका चूहा भी है, ड्रैगन फ्लाईज भी हैं, हॉर्स का भी है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके इस वाले वर्क में, वो बैकग्राउंड में दिए गए हैं। समकालीन चिन्हों के रूप में या मतलब क्या कहेंगे, अंकन किए गए हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को। लेकिन
बाकी जो ये सेंट्रल पार्ट है, मैं आपको और दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा। ये देखिए, ये जो सेंट्रल पार्ट है आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट इस तरह से दिखाया गया है कि ये एक पेड़ है, देख रहे हैं, पेड़ में 2 कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स का मतलब नली। ये पुष्प है, ठीक, या पुष्प कह लीजिए, या इसका शेप थोड़ा सा बोल टाइप का है। बोल मतलब कटोरे के शेप में उस पुष्प को दिखाया गया है। नीचे की नली के साथ में कई सारे छोटे छोटे, ये देखिए, भ्रूण बनाए गए हैं, फीटस बनाए गए हैं, एम्ब्रियोज हैं, राइट? क्या आपको दिख रहा है? यस मैम। अब ये जो तंद्रा का प्रिंट है, ये जब कोई कलाकार कोई भी दर्शक देखता है, क्योंकि इतने सिंपल प्रिंट्स और विषयों के बाद में अचानक जब आप इस प्रिंट को देखते हैं तो नो डाउट बाय द सेम आर्टिस्ट, मतलब उसी कलाकार के द्वारा जिसने कि अपने आसपास के सिंपल विषयों को लेके चित्रण किया, अचानक आप इन सिंपल चित्रित वर्क्स के बीच में जब इस तरह का प्रिंट उसी कलाकार का देखते हैं तो आपके जहन में एक मंथन चलने लगता है, एक थॉट प्रोसेस चलने लगता है कि ये क्या है, या ये इस चित्रकार ने अचानक इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट क्यों लिया। तब आपके ये कुछ एक विचारों को उत्तेजित करता है ये प्रिंट देखने पे। इसमें एक पेड़ की संरचना है और साथ में ही संतान उत्पत्ति की संरचना को भी दिखाया है, ठीक, जो कि हम सभी जानते हैं। हमारे उस पे जब घर में कोई भी संतान का जन्म होता है तो उस घर में अपार खुशियां आ जाती हैं, बहुत लोग प्रसन्न होते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जो जन्म की प्रक्रिया को सुंदरता प्रदान कर रही है, राइट? तो क्या होता है जब इसकी एक तरफ तो जन्म बहुत सुंदर प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए हम बहुत खुशियां मनाते हैं। किंतु आज क्या हो रहा है, हम आधुनिक समय में, ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रिंट के विषय में, क्योंकि तंद्रा ने बहुत कॉन्टेम्परेरी इशू लिया इस चित्रण के लिए। आज वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसके कोई भी अधिकांशतः, मतलब मैं यहाँ पूरी सोसाइटी को नहीं कह रही हूँ, परंतु चित्रकार ने कई सारे भ्रूण जो नीचे की तरफ ये दिखाए हैं, इसी नाल के साथ साथ उसने ये दिखाया कि ये बेबी तो जब आया तो खुशियों में परिवर्तित हो गया, तब कि परिवार या जन्म के प्रोसेस को उसने सुंदरता दी और बहुत खुशियां मिली किसी भी परिवार को जहां उसका जन्म हुआ। किंतु आज जमाने में या समाज में जो अधिकांश व्यक्ति हैं या जेंट्री है, कहना चाहिए नागरिक हैं, उनके कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि अधिकांश लोगों के नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है। इस गिरावट के कारण कई तरह के हैं। हमारे व्यक्तित्व का हाश होना, मतलब पतन होना। हम अपने नैतिक मूल्यों पे अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, या हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो का मतलब उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, राइट? नैतिक मूल्य थे कुछ, आज प्रेजेंट में क्या हुआ है समाज में, यदि आप देखें तो बहुत नैतिकता का हाश भी हुआ है, और इसके लिए हम दोषी किसी एक जनरेशन को नहीं दे सकते। हम उसके लिए बहुत सारी चीजों को जब अध्ययन करें तो पाएंगे कि उसका दोष एक
मतलब कंबाइंड उसमें हुआ है, ऐसा नहीं कि यंग्स के अंदर ही ये नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। सेकेंडली, इसी में उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये जो नीचे की तरफ जितने भी एम्ब्रियोज हैं, भ्रूण हैं, ये सारे के सारे ऊपर जाके परिपक्व नहीं हो पाए, मतलब कि जन्म नहीं ले पाए, ये यही खत्म हो गए किसी कारण से। तो इस प्रिंट के द्वारा तंद्रा ने, क्योंकि तंद्रा का स्टेटमेंट भी है किसी जगह पे मेंशन, उन्होंने इसके लिए बताया कि ये मैंने चित्रांकित किया, एक तो समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्यों को दर्शाता है कि कोई मानक नहीं रह गए अपने पर्सनल मॉरल वैल्यूज के, और दूसरा कन्या हत्या के लिए भी, कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी, कि मतलब बहुत सारे अपरिपक्व भ्रूणों को हटाने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद हम किस तरफ जा रहे हैं, एक मेल कैंडिडेट, एक मेल बच्चे के लिए, फीटस के लिए हम अग्रसरित होते हैं, और जब वो परिपक्व होता है तो खुश होते हैं। तो एक तरह से ये कॉन्टेम्परेरी समाज के लिए उन्होंने नैतिक मूल्यों का ह्रास प्लस एक कटाक्ष भी किया कि किस तरह से वो नैतिक मूल्य ही है कि हम अगर लड़कियों को बेकार मान करके उनको गर्भ में ही मार दे रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से हमारा व्यक्तित्व का पतन हो रहा है। सेकंड आर्टिस्ट जो मैंने लिए हैं वो देवेंदु भद्रा, आर्टिस्ट देवेंदु भद्रा और तंद्रा भद्रा दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। देवेंदु भद्रा जी की डेथ 2017 में हो चुकी है। एक सेकेंड रिकॉल कर लेने दीजिए मुझे, देवेंदु भद्रा की 17 में ही हुई है यशोदा की। देवेंदु भद्रा की डेथ हो चुकी है। आपके जो विषय हैं आपने भी गवर्नमेंट कॉलेज कैलकाटा से लिया है, और शायद मैंने अपने पिछले लेक्चर में इनकी ब्रीफ हिस्ट्री भी बताई थी आप लोगों को, पर क्योंकि वर्क सामने है तो मैं उनके बारे में अवश्य थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगी। यशोदा ने गवर्नमेंट कॉलेज कैलकाटा से ही अपना बीएफए किया हुआ था, और उसके पश्चात तंद्रा जब हमारे यहाँ एमएफए कर रही थी बड़ौदा में, तो यशोदा ने बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो स्वयं परस्यू नहीं कर पा रहे थे। मैंने पहले भी बोला है कि आर्थिक परिस्थितियां भी होती हैं, तो उन्होंने अपनी एक जॉब ले ली थी करशलॉन्ग के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, उनका चयन हुआ था, और वो वहीं पे अध्यापन का कार्य कर रहे थे एज ए कला शिक्षक। करशलॉन्ग में जब जॉब कर रहे थे और उनकी इच्छा बहुत थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कलात्मक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना तंद्रा इस चीज को डिग्री कोर्स पे करे, तो उन्होंने एमएफए में तंद्रा को बड़ौदा में ग्राफिक्स के लिए प्रेरित किया और एडमिशन भी दिलवाया। इनका जब फर्स्ट ईयर चल ही रहा था, उस समय डिस्प्ले होता है हम लोगों का एमएफए के टाइम में, तो जिस समय तंद्रा का डिस्प्ले होना था, यशोदा वॉज देयर इन द फैकल्टी, वो मिलने के लिए आए थे, और साथ में जो वो अपने रूम पे बैठ के कार्य करते थे, जस्ट थोड़ा सा एक्सपोजर के पर्पज से वो अपने कुछ एक कार्यों को रोल में लेकर के आए थे। मुझे आज भी याद है जब वो लेकर के आए तो उन्होंने धूमाल सर को बोला कि मुझे मतलब आपको कुछ अपने वर्क दिखाने हैं। प्राया वो ड्राइंग का नाम आपने बताया? हाँ, किन सर ने उनको बोला था? पीडी धूमाल सर बड़ौदा में डीन थे उस समय। पॉपुलर आर्टिस्ट हैं पीडी पुरुषोत्तम दास धूमाल। हाँ, नाम सुना है मैंने। हाँ, मैं अभी इनका भी थोड़ा सा बताऊंगी, मतलब क्योंकि रिनी मैम अभी कुछ दिन पहले एक्सपायर हुई हैं लास्ट ईयर, तो मैं जानते हैं। छापा था। रिनी मैम का पैशनेशन था ग्राफिक्स के लिए, किंतु उनकी जो डिग्रीज थी वो पेंटिंग में थी। तो मैं इसके ऊपर भी बताऊंगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, मुझे भी, क्योंकि जब ये सब चीजें पता चली
तो मुझे कला के शिक्षा प्रणाली में, और या ये कह लीजिए कला के क्षेत्र में एक नया वाइडर स्कोप मिला देखने का, मतलब एक विस्तृत दृष्टिकोण मिला कि मैं समझ सकूं कि नहीं, ये कला वैसी, हमारी कला जो सब्जेक्ट है वो आप क्लासरूम टीचिंग मत समझिए उसको। और इसका एविडेंट एग्जाम्पल बड़ौदा के प्रवास के टाइम में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हम जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अच्छा तुम पेंटिंग के हो तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे उस स्टूडियो में मत जाना। दुर्भाग्यवश चलिए यहाँ की CSGMU में तो फाइन आर्ट फैकल्टी में डिफरेंट विभाग हैं कि स्कल्पचर डिपार्टमेंट या कमर्शियल आर्ट का डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास, पर कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें हम लोगों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। और मतलब आर्ट्स कॉलेज भी कई ऐसे हैं, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की बात नहीं करती हूँ, हम लोग वहाँ पे बिल्कुल फ्री थे, और शायद मैं उम्मीद करती हूँ वर्तमान में भी बच्चे फ्री हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं। तो ये वाइडर स्कोप्स जो है बड़ौदा में जाके तो और भी बहुत अच्छे से हमको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि इसको आप क्लास में बांध करके नहीं पढ़ा सकते हैं। अपना विषय ऐसा है कि जितना इसमें भ्रमण किया जाएगा, जितना इसमें इंटरेक्शन किया जाएगा, उतनी अधिक नॉलेज आपको आएगी। और इस क्षेत्र में शायद पहले के आप ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को देखिए, ट्रेडिशनल से मेरा मतलब वो नहीं है यहाँ पर, ट्रेडिशनल से मेरा मतलब है जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त की, लेकिन अपने क्षेत्र में वो आज भी लीजेंड्स हैं, बहुत उस्ताद माने जाते हैं, और उनका मास्टर्स हैं वो, मतलब कि उनका कोई सानी नहीं, जबकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि उनका सतत प्रयास, अभ्यास और दूसरों के साथ में इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान, उनकी रिचनेस को उन्होंने बढ़ाया, अपनी कलात्मक पक्ष को। तो मैं ये आगे के लेक्चर में भी बताऊंगी। रिनी मैम के साथ भी एक पॉइंट बहुत अच्छा ये देखने को मिला था कि मैम पेंटिंग से थी, उनकी पूरी शिक्षा पेंटिंग से थी, बट शी टोटली वर्कड इन ग्राफिक्स। और सबसे बड़ी बात जो मैम के साथ के कामों में आप जब देखेंगे, मैं दिखाऊंगी थोड़े उनके वर्क्स, कि मैम के काम को जब आप देखेंगे तो उनके जो पेंटिंग की क्वालिटी है वो प्रिंट्स में दिखती है, और प्रिंट्स की जो क्वालिटी है उनके पेंटिंग में दिखती है। दिस इज द बेस्ट थिंग, उन्होंने जो इस तरह के अडॉप्ट की है चीज को एक दूसरे के उससे लेते हुए, वो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब हम आगे के उसमें लेक्चर में लेंगे कुछ एक ऐसे आर्टिस्ट को भी। तो जिशुदा ने अपने वर्क को मिस्टर पुरुषोत्तम दास धूमाल जी को बोला, तो मैम भी थी वहां पर, सर भी थे, और VS पटेल सर होते थे हम लोगों के यहाँ पे, वो भी थे उस समय। हम सभी स्टूडेंट्स, एक दो सीनियर्स हम थे, सुजीत वोरा था, तो इस तरह से लोग खड़े हुए थे हम लोग। जब जिशुदा के वर्क देखे गए तो मोस्टली ही वाज एट दैट टाइम डूइंग द ड्राइंग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपना रूम पे आते थे, घर पे आते थे, और इजी होता है पेपर पे ड्राइंग करना, तो ही डिड द मैक्सिमम ड्राइंग्स। और जब उन्होंने कुछ एक पेंटिंग्स भी थी उनकी रोल में, तो जब उन्होंने सर को दिखाया तो लिटरली धूमाल सर के अंदर एक तो बहुत गजब की क्षमता थी, टीचिंग के पर्पस से मैं कह रही हूँ, एज ए टीचर, कि वो सामने वाले को मतलब तुरंत समझ जाते थे कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना कैपेबल है, कहाँ तक जा सकता है। कैन यू बिलीव इट, धूमाल सर ने जैसे ही इनका काम देखा जिशुदा का, ही सेड इमीडिएटली, अरे तुम, वो सर बड़ा मराठी हैं और उनका एक्सेंट बड़ा रफ होता था, बट ही इज वेरी लविंग। तो उन्होंने एकदम से बोला कि क्या तू वहां पे पड़ा हुआ है करसलोंग में, और यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहा है, चल वहां का जॉब छोड़, यहाँ पे MFA करना शुरू कर, तू कहाँ पड़ा हुआ है करसलोंग में। एंड दैट टू जिशुदा वाज आल्सो सो गुड, उन्होंने तुरंत के तुरंत उसी समय बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ करसलोंग में, लेकिन मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। और इमेजिन, जिशुदा की काबिलियत को धूमाल सर ने शायद परख लिया था और ये स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया, और जिशुदा भी उनकी बात को सम्मान देते हुए, मतलब उन्होंने करसलोंग में जाकर के अपनी परमानेंट जॉब को रिजाइन किया, एंड ही केम टू द डिपार्टमेंट वेरी नेक्स्ट ईयर, मतलब जो तंद्रा का ये फाइनल ईयर था, MA फाइनल तंद्रा थी और जिशुदा वाज MA प्रीवियस में,
तो वी यूज टू से कि लो वाइफ सीनियर है हस्बैंड जूनियर, इन दैट वे यूज टू से। तो लेकिन वो एक अलग चीज है। तो तंद्रा से मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, जिशुदा लेकिन मुझे पता नहीं कैसे बहुत अटैच्ड हो गए मुझसे, और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, एज ए रियल सिस्टर उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो आगे आप ये मत समझिएगा कि ये इमोशनल बाउंडिंग की वजह से मैं इन लोगों के कामों को आपको दिखा रही हूँ। आपको आगे के खुद देखने के पश्चात रियलाइज होगा कि नो डाउट दे हैड दिस कैपेबिलिटी टू बी मेंशन ऑन दिस प्री PhD कोर्सेज एज कॉन्टेम्परेरी आर्टिस्ट और द प्रिंट मेकर्स। तो ये जिशुदा के साथ था, और जिशुदा ने आने के पश्चात ग्राफिक में एडमिशन लिया, काम किया ग्राफिक्स के उससे। उनकी डायरेक्ट, क्योंकि ड्राइंग बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी, लिथोग्राफी में होता है यू ट्रीट द सरफेस लाइक अ पेपर, तो उन्होंने लिथोग्राफी पे बहुत काम किया। काम करने के उपरांत वो उस चीज को उसमें क्या कहते हैं उसकी टेक्निकलिटीज को और ज्यादा बारीकी से समझे। एचिंग उन्होंने बहुत कम किया जिशुदा ने। और उसके पश्चात एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू किया 1994 से लेकर निरंतर बाकायदा बड़ौदा में रहते हुए। पास आउट होने के बाद काफी साल तक बड़ौदा में इन्होंने स्टे किया। तंद्रा और उनका बेटा भी वहीं था, छोटा सा हुआ था वहां पर। और बाकायदा एक स्टूडियो उन्होंने लिया, उसमें वो पूरे टाइम पेंटिंग करते थे। और सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात तो दिवेंदु भद्रा जी की ये थी, जो शायद बहुत कम कलाकारों में देखने को मिलती है, वो ये कि कोई भी युवा कलाकार यदि बड़ौदा में उनके आसपास आ गया, उनसे परिचय हो गया, और किसी कारणवश से अगर जिशुदा बोलते हैं कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं, पेंटिंग बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, और अगर उस चित्रकार ने केवल इतना कह दिया कि नहीं दादा मेरे पास तो अभी ना उतना पैसा नहीं कि मैं बहुत पेपर खरीद पाऊं या कलर खरीद पाऊं, तो ही वॉज द पर्सन टू प्रोवाइड द मटेरियल टू दैट पर्टिकुलर यंग आर्टिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट। दूसरा, आप अभी शायद इतना क्षेत्र में स्वतंत्र चित्रकार की तरह नहीं कार्य किए होंगे आप लोग, मैं क्योंकि रही हूं, मैं जानती हूं बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बायर्स को किसी दूसरे को बता दें। जिशुदा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई नया स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, उसका काम अच्छा है, तो वह जिशुदा वो होते थे जो या तो उस आर्टिस्ट का काम ले जाके उस गैलरी वाले को, अपने बायर को दिखा करके कि नहीं यार इसका काम बहुत अच्छा है, आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा प्राइस हो जाएगा, तुम अभी ले सकते हो। मतलब ही यूज्ड टू सजेस्ट टू द यंग आर्टिस्ट हिज ओन आर्ट कलेक्टर्स, बायर्स। ये बहुत कम कोई चित्रकार कर पाता है, और शायद ये उनके व्यक्तित्व का सबसे सशक्त पॉइंट था कि वो डरते ही नहीं थे कि अगर मैं जूनियर कलाकारों को अपने बायर्स से इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ या मेरे गैलरी वालों से इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, तो मेरा प्रिंट बिकना बंद हो जाएगा, मेरा पेंटिंग बिकना बंद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उनकी इतनी सॉलिड पर्सनैलिटी थी, ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ किसी की मदद भी कर रहा हूँ तो मेरा तो भगवान के कृपा से मेरी तो खरीदी ही जाएगी। ही वाज सो श्योर अबाउट दिस थिंग। और यही रीजन था कि यीशु ने, आप यकीन करेंगे, आप अभी भी कई ऐसे चित्रकार हैं जिनको कभी बात करें, और मुझे लगता है कि शायद ये जो चित्रकार हैं उनके जाने के बाद उनको जरूर इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए जिशुदा के को कि हाँ, आपके द्वारा हम कला के क्षेत्र में एक तरह से इस्टेब्लिश हो पाए हैं। नहीं तो शायद हिम्मत टूट जाती। अगर शुरू में ही आपको बहुत कठिनाइयां मिलती हैं तो कई बार आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। जिशुदा हेल्प टू मेनी पीपल। मैं अपनी फेलोशिप थी मेरी 2 महीने के लिए, मैं उसमें बड़ौदा गई थी, तो नेचुरली तंद्रा के पास ही उन लोगों ने फोर्स किया कि तुमको रुकना है हमारे पास, और मैं रुकी। मैं
उनके बच्चे के साथ पूरा दिन खेलती थी, लेकिन जिशुदा का कहना था अगर रात में तूने बैठ के अपना ड्राइंग नहीं किया या तूने अपने कोई वर्क का लेआउट नहीं बनाया तो तू समझ लेना कि कल पुच्चू खेल नहीं सकता तेरे साथ। मतलब ये एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने बनाई थी। और मैं समझती हूँ जब वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं करते थे कि मतलब कि मैं उनको धन्यवाद दूं जब मेरा वर्क बिक जाए या मेरे को प्रेज किया जाए, तो मैं समझती हूँ वो इसलिए कहते थे कि नहीं, सब कुछ करो लेकिन तुम्हारे काम में तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। एंड नो डाउट ये हम आज भी रियलाइज करते हैं कि उनके उससे इतना तो है कि जो काम कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मुझे अब ये लगता है कि ये वाकई सही बात है, आप सब कुछ करिए लेकिन जब कोई काम करने बैठते हैं तो आपको उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 100% रिजल्ट आना ही चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं के लिए। वो स्वयं का सेटिस्फैक्शन है। जिशुदा भी पेंटिंग करते थे, किसी को नहीं दिखा रहे हैं, वो तो सिंपल अपना चुपचाप करते थे, शो लगाते थे, सेल होती थी, बायर्स आते थे, लेके जाते थे। मतलब his work you will go through that। वर्क के सब्जेक्ट बहुत रिलेवेंट है आज की डेट में। हम जिसको सर्कस का जोकर मान के चलते हैं, आप सभी को पता है जोकर्स के उससे क्या होता है, मोस्टली हम लोग को मालूम है जोकर हंसाने का काम करता है सर्कस में, एक सभी को ये बात पता है। किंतु क्या हमने कभी उसके जीवन के बारे में सोचा कि वो ऑलरेडी कितना ज्यादा मतलब अपने आप में एक चिंतन कर रहा है या किसी दुख को समेट करके उस पर छुपा करके वो आपको हंसा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है उनको कोई खराब न्यूज मिल रही है, कुछ भी हो रहा है उनके जीवन में, पर क्योंकि उन्हें पब्लिक के सामने आना है तो दे हैव टू पेंट देयर फेस, सॉरोज को छिपाना है पेंट के थ्रू, और आपके सम्मुख मतलब दर्शकों के सम्मुख एक अच्छी सी हंसी लेकर के उसी उसमें ऊर्जा के साथ सामने आना है। तो मतलब जो जिशुदा ने वर्क किए हैं उनमें मेन सर्कस के क्लाउन्स का था। आप इनके फेस को देख सकते हैं क्योंकि ये फोटोग्राफ्स के थ्रू मुझे जब तंद्रा ने भेजा है मैंने इसमें किया है इसको। और आप अगर इसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ एक इसके फोटोग्राफ्स आपको जरूर मिल जाएंगे, आप उसमें देखिएगा। यू कैन सी हिज फेस ऑल्सो, द एक्सप्रेशंस। जिशुदा के और भी वर्क में आप फेस के एक्सप्रेशंस को देखिएगा एंड यू विल रियलाइज इट। इसको अगर मैं थोड़ा छोटा करूं तो शायद आपको इसकी डिटेलिंग का आभास होगा। दिखाई पड़ रही है आपको? इनके जितने भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, यू कैन फील दिस वेलवेटी कॉस्ट्यूम ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत ही उस मटेरियल से होते हैं जैसे वेलवेट टाइप का होता है, शाइनिंग और वैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो आप यहाँ पे ये फील कर पाएंगे। प्लस जिशुदा का जो काम है उसमें डार्कनेस ज्यादा दिखाते हुए लाइट की तरफ जो उन्होंने दिया है, बैलेंसिंग की है, वो हर काम में आप देखेंगे। और ब्लैक बहुत प्रोमिनेंट उस पे होता था, ब्लैक मतलब डार्कनेस। कुछ एक उन्होंने इसी थीम पे स्कल्पचर्स का काम भी किया। ये बहुत आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ये मेटल कास्टिंग है। ये देखिए द जोकर विद द रिंग्स, ये मेटल कास्टिंग है एक स्कल्पचर। दूसरा ये भी विषय वही है बट द थिंग इज दूसरे तरीके से। ये मैंने नेट से लिए थे क्योंकि ये स्कल्पचर्स ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं जिशु के, जैसे कि तंद्रा ने बताया था। शायद ये उसमें एग्जीबिशन के ही टाइम पे सेल हो गए थे, तो ये नेट से मुझे निकालना पड़ा था। जो नेक्स्ट वर्क का पिक्चर दिखा रही हूं, इसको स्मॉल कर देते हैं। ये वर्क वाटर कलर है। मैं चाहती हूं आप लोग सभी इसमें गौर से हर एक स्ट्रोक्स को देख करके कोशिश करिएगा। वाटर कलर और ऑयल कलर दोनों में जिशुदा का हाथ बहुत अच्छा था। दिव्येंदु भद्रा का, दिव्येंदु भद्रा जी को
नेशनल एकेडमी का अवार्ड भी मिला था। मैम अच्छा काम है ये। अभी आप इनके और भी जो देखेंगी यू विल फील लाइक, और मैं आपको इस उससे नहीं कि मैं इन लोगों को जानती हूँ, बट अगर आप इनके कामों को देखेंगी, मतलब ओरिजिनल रूप में देखेंगी, तो आपको लिटरली ये वर्क मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेंगे। मुझे अभी भी याद है जिशुदा का जब नेशनल अवार्ड नहीं था, उनको नेशनल अवार्ड जब नहीं मिला था, इनको मेरे हिसाब से शायद आप फाइंडिंग करिएगा, बायोडाटा शायद इनका मिल जाए आपको नेट पे, 2010 वर्ष में मिला है या 12 ऐसे किसी में इनको मिला हुआ है, 10 में शायद मिला है, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, ईयर नहीं याद रहता है, मोस्टली भूल जाती हूँ, और नेशनल एकेडमी का इनको अवार्ड मिल चुका है। एंड हिज वर्क वाज मतलब एक्सपेंसिव एट दैट टाइम ऑल्सो। जो इनका सेल होता था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, नॉट लेस देन 50,000 80,000, और अभी तो ही इज नो मोर, बट द वर्क्स विच आर लेफ्ट ओवर, जो बाद के वर्क्स जिशुदा ने किए, वो तंद्रा के पास कुछ एक हैं जिनकी की कॉस्टिंग कई गैलरी ओनर्स के द्वारा या आर्ट कलेक्टर्स के द्वारा है। उसके कुछ एक वर्क को उन्होंने जब लिया था एग्जीबिशन टाइम में या लूज में, तो शायद 1-2 लाख समथिंग इस तरह के वर्क्स हैं। एंड हिज वर्क इज वेरी वेरी वंडरफुल, मीन्स आप जब देखेंगे इनको ओरिजिनली, तो ये जो स्ट्रोक्स, ये जो सॉफ्टनेस है, कई चीजें हम लोग जब फोटोग्राफ में देखते हैं तो डिटेल नहीं दिखते हैं, ओरिजिनल वर्क जब आप देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक अलग पड़ता है। इसी प्रकार से ये भी एक वाटर कलर है, इनकी सॉफ्टनेस देखिए। अब आपको मैं कंपेयर अगर कराऊं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ और मेरा कर्सर इसमें आया है, देखिए ब्लू बैकग्राउंड पे एक रिंग लेके, बॉल लेके, एक जोकर जो बैठा है, दिस इज एक्रिलिक वर्क, ऑयल एक्रिलिक के साथ में। तो इस वाले वर्क में सॉफ्टनेस है, मूवमेंट है, सब है, बट द वाटर कलर का जो एक्चुअल टेम्परामेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो इन दो वर्क्स में है। कैन यू सी इट? यस मैम। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, Yes, ma'am. इतनी नेटिंग है, ये देखिए आप, ये सब स्ट्रोक्स वगैरह इतने, मीन्स एक सधा हुआ हाथ। हम सभी को पता है वाटर कलर में अगर कोई स्ट्रोक गलत पड़ गया तो उसको करेक्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऑयल में तो आप उसको रीपेंट करके फिर से कर सकते हैं, मतलब वन कलर के ऊपर सेकेंड कोट फिर से करके आप ढक सकते हैं, बट इन द वाटर कलर इसीलिए कहा जाता है कि वाटर कलर का अगर आपका हैंड स्ट्रांग है तो यू कैन try for other mediums also. See the work, the strokes, appropriate strokes, not only the strokes, मतलब कोई स्ट्रोक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, ये अरे अंदाज से मार दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। लुक एट द ट्रीटमेंट, उनके फिगर्स जो हैं वो रियलिस्टिक एंड सेमी रियलिस्टिक हम उसको बल्कि कह सकते हैं, पूर्ण रूप से तो क्या कहेंगे, रियलिस्टिक को क्या कहते हैं बेटा? यथार्थ। यथार्थ। ये पूर्ण रूप से तो यथार्थ फिगर्स नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बाकी उनके स्ट्रोक्स आप देखिए, पैर का मूवमेंट है, हाथ का स्टाइल है, बट दे आर नॉट टोटल दे आर नॉट द रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक फॉर्म्स हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं कि उनको हाथ की ड्राइंग नहीं आती थी, यदि आप यहाँ का देखेंगी तो लगेगा कि अरे ये हाथ के पोस्चर्स कैसे हैं, हाथ के पोस्चर कैसे, डिटेलिंग नहीं की है, बट नहीं, दोज स्ट्रोक्स आर पर्पसली डन। सी दिस वर्क, यहाँ पे हाथ की पूरी डिटेलिंग है, क्या आपको दिख रहा है? तो ऑब्वियसली स्टडी वाइज तो ही हैज अ गुड होल्ड ऑन द एनाटॉमी स्टडी आल्सो, that is not the point why he has did this hand in a stroke form, this one नहीं, वो यहाँ पे उनको इतने में ज्यादातर जिशुदा जिस चीज को इम्फेसिस करते थे, जिस चीज को प्रमुखता देते थे, उसी की डिटेलिंग करते थे, उसी की मतलब बारीकियों को स्पष्ट रूप से दिखाते थे। बेटा 1 सेकेंड होल्ड करूंगी, बोलो। पूरी बनेगी, सब्जी और बना दो, 4 हटा दो, तरोई क्या करोगे? आलू ऐसे ही बनेगा, पीस के बनाते हैं। 4 हटा दो, 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 4
आलू फ्राई कर दो, परवल नहीं बनेगा, आलू जीरे वाले। इसमें से आप अब जो स्ट्रोक्स है इसका भी आपने देखा, वाटर कलर का है, हाथ की डिटेलिंग और चेहरे की पूरी डिटेलिंग देखिए, क्योंकि वो फोर्स, वो मूवमेंट है जोकर का पैर का, तो उन्होंने सेमी रियलिस्टिक फॉर्म में स्ट्रोक वाइज दे दिया, मूवमेंट इज देयर। जिस तरह से जोकर्स आते हैं, एंटर करते हैं, वो मूवमेंट को कैप्चर पैरों से किया है, बाकी चीजों को उन्होंने हाईलाइट या डिटेल यहाँ पर अपने काम को दे दिया। सेकेंड, क्योंकि इसमें देखिए, दिस वन यू कैन सी, लुक एट द फेस डिटेल, क्या आपको दिख रहा है? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है। यस मैम। शर्ट्स में स्ट्रोक्स, बकायदा कॉलर का, फेस के एक्सप्रेशंस आप देखिए, आई का देखिए, ये स्ट्रोक्स हैं। यशोदा का सब्जेक्ट प्रमुख रूप से जो उन्होंने कार्य किए थे अपने जीवन काल में, एक जोकर से लेकर के किया था, और दूसरा उनका जो टॉपिक था वो बाउल सिंगर्स थे। मैंने बताया था शायद आपको, मैं पानी पी लूं जरा सा। मैंने आपको बताया था, आपको पहले भी बताया था, बोल सिंगर्स के लिए बंगाल का ये एक ट्राइब होते हैं, धार्मिक उस पे गाते हैं, कृष्ण और राधा जी के भजन का ही अधिकांशता वो जो भजन गाते हैं वो राधा कृष्ण के ही होते हैं। कुछ एक बाउल सिंगर्स को यशोदा जानते थे नोएडा के टाइम में, जब वो रहते थे नोएडा दिल्ली में, तो उन्होंने एक बार अपने जानने वाले बाउल सिंगर को अपने घर पे बाकायदा आमंत्रित करके पूरा एक रात उसका मतलब कॉन्सर्ट कराया, या कॉन्सर्ट तो क्या कहेंगे, पर उनके भजन का प्रोग्राम रखा था। उस वक्त मैं भी बड़ौदा, वो सॉरी नोएडा में थी। मेरे को वो लैंग्वेज नहीं आती, बंगला लैंग्वेज, हाँ थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, बट नॉट टोटली। और ये टिपिकल बंगला बोलते हैं ये लोग, जो इनके भजन होते हैं, पर वो जो रिदम है, वो जो पूरा गाने का उनका तरीका है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के वो गाते हैं। तो उसको सुना, उसको जाना, इसी को शायद बहुत ज्यादा इसी से प्रभावित होकर के यशोदा ने, उन्होंने अपने भी पेंटिंग के सब्जेक्ट को कुछ एक चित्रण जो किए वो बाउल सिंगर्स के नाम से किए। वाटर कलर का है ये, ऑन द पेपर, बहुत बड़ा वर्क नहीं है ये एक आप खुद ही देख रहे हैं, इसमें जो स्ट्रोक्स हैं बहुत ही फ्लो के साथ किया गया है। इसको कहीं भी आप ऐसा नहीं देख करके कहेंगे कि हाँ ब्रश में कलर को लेके बहुत पर्पसली एक एक चीज की डिटेलिंग की गई है, नहीं, वो बस वो कैप्चर जैसा उनका गाना होता है वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि जो बाउल नेम के बारे में मुझे बताया गया, मैंने सर्च आउट भी किया था, तो ये शब्द जो लिया गया वो बेसिकली उसका अभिप्राय भी यही है कि पागलपन, किसी भी उसमें एकदम बावरे हो जाना, मतलब उस चीज के लिए बावरा हो जाना। तो मानी बात है बाउल सिंगर्स, क्योंकि इनमें उसके लिए धार्मिक भजनों में गाते हैं राधा कृष्ण के, तो वो उन्हीं के ध्यान में, चिंतन में एकदम बावले हो जाते हैं, या कह लीजिए वो हो जाते हैं। तो संस्कृत का ये शब्द है, इसको बेसिकली वातुला बोला जाता है, वातुला या व्याकुल। संस्कृत में वातुला, वातुला का मतलब होता है पागलपन, और व्याकुल का मतलब होता है बेचैन, जो प्रभु की स्तुति में बेचैन हो जाए, उस चीज को
दिव्येंदु भद्रा ने अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है या प्रयास किया है। आप दूसरा जो चित्रण है एक्रेलिक है। जिशुदा के कामों में एक टाइम था, शुरुआती कामों में ये ग्रामोफोन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था और आपको जान के हैरानी होगी उनके पास ये चीज थी भी, एक लंबे अरसे तक उनके पास था ये, तो उससे शायद प्रभावित थे। और मुझे याद है ये पेंटिंग का जो टाइटल है वो प्रतीक्षा, वेटिंग फॉर, प्रतीक्षा टाइटल भी दिया था। और इसको भी जब आप ओरिजिनली देखें कभी इन वर्क्स को, तो उनके कामों में सारे ये स्ट्रोक्स, ये वाले हाथों की स्टडी, एंड दिस पार्ट इज सो इंटरेस्टिंग, जो मेटल का आभास कर रही है। शायद आप समझ सकते हैं इसी स्टडी से, एक इसी पॉइंट की स्टडी से, कि उस व्यक्ति की स्टिल लाइफ में भी कितनी सशक्त पकड़ रही होगी। आपको ऐसा नहीं लगता इस वाले पार्ट को देखने के बाद? यदि आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका हाथ ऑलरेडी, ये देखिए, मैं और इसको इनलार्ज करके अगर दिखाना चाहूँ आपको, इस पार्ट को आप गौर करिए, एकदम उसी तरह के पीतल के जो आगे से निकला हुआ पार्ट होता था इसका, मुझे भी याद है क्योंकि मेरे यहाँ भी था ये। तो ये एक बहुत बड़ा, शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा ये, आप में से देखा है? नो मैम। अच्छा, मैंने तो नहीं देखे, इमेज में देखे हैं। इमेजेस देखे हैं हमने, ओरिजिनल हमारे घर में भी था ये। यहाँ पे एक, जैसे आपने वो देखी होगी कंप्यूटर में एक डिस्क डाली जाती थी, ब्लैक व्हाइट सी कलर नहीं होती, सीडी। यस तो सीडी का ही बड़ा फॉर्म समझ लीजिए, ब्लैक कलर के रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे ये, और ये रिकॉर्ड प्लेयर्स में गाने होते थे सारे पुराने, मतलब पुराने क्या, उस समय के जितने गायक होते थे उन सबके, गजल सिंगर्स के, क्लासिकल सिंगर्स के, या फिर आपके बॉलीवुड के सिंगर्स जैसे उस समय रफी और मुकेश और किशोर कुमार, इन सबके इसमें इस रिकॉर्ड प्लेयर में गाने होते थे। और इस पार्ट में एक बहुत पतली सी सुई होती थी, वो सुई मेरे को आज तक नहीं पता, मुझे इसकी टेक्निक क्या होती है नहीं पता है, बट आई नो द फंक्शनिंग ऑफ उसमें, कि ये जो एक निडल जैसी बारीक होती थी, ये निडल ये फोन मतलब ये रिकॉर्ड प्लेयर चलता था, घूमता था पूरा, और ये पार्ट निडल यहाँ पे है, वो रिकॉर्ड प्लेयर ऐसे ऐसे घूम के आ रहा है, उस निडल्स के क्रॉस जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, उसमें से गाने निकलते थे, और ये म्यूजिक यहां से इसमें से आती थी। ये रिकॉर्ड प्लेयर्स जो होते थे, इनको हम लोगों ने, हम अपने घर की बात बता रहे, तोड़ तोड़ के हमने तीर भी बनाए, नुकीला हो जाता था, शार्प हो जाता था एकदम, और मटेरियल क्या होता था मैं नहीं बता पाऊंगी, पर वो चिटकता था, मतलब टूट जाता था, ग्लास नहीं होता था, वो कोई अजीब सी प्लास्टिक जैसी चीज होती थी, जैसे फाइबर्स आजकल के होते हैं, और वो हम लोगों ने तिकोने बना बना के बाकायदा अपने धनुष के तीर बनाए थे, खूब रिकॉर्ड तोड़े थे। उस तरह के रिकॉर्ड नहीं, मतलब ये वाले रिकॉर्ड, म्यूजिक के रिकॉर्ड्स तोड़ करके। तो ये पूरा एक म्यूजिकल, पूरा जैसे आपका आज की डेट में ये होता है ना म्यूजिक सिस्टम, इसी को पुराने टाइम में ग्रामोफोन होता था ये। एनीवे, तो उनकी स्टिल लाइफ भी इस बात का प्रमाण दे रही है ये वर्क, कि उनका स्टिल लाइफ भी बहुत ज्यादा सशक्त था। नेक्स्ट वर्क में आप देखिए, बहुत ही मूवमेंट वाले स्ट्रोक्स हैं। इस वर्क का टाइटल भी है द शो मस्ट गो ऑन। ये कुछ समय पहले का है, डेथ के कुछ समय पहले का है। शायद मुझे ऐसा लगता है उनको आभास हो गया था, या कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि इंट्यूशन हो गया था, तो उन्होंने अपने वर्क का नाम ही दिया द शो मस्ट गो ऑन। और इसी टैग लाइन को शायद उनकी पत्नी तंद्रा भी बखूबी निभा रही हैं। वो आज भी गढ़ी स्टूडियो जा करके
अपना वर्क निरंतर कर रही हैं, आज भी वो कार्यरत हैं, कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं, कुछ एक बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन हाँ कर रही हैं, और साथ में ग्रुप शो में भागीदारी भी करती हैं। ये एक वर्क है, इसमें मतलब ये भी उस पे है, पेपर पे है और एक्रिलिक बेस है ये, जिसमें 2 हेड्स नाम दिया था उन्होंने। कई छोटे छोटे फिगर्स ये हैं। Maybe the 2 head, what I feel when I have seen this work and the title, I feel that is the negative and the positive वाला टाइप का कोई चीज है कि हमारे माइंड में 2 मस्तिष्क एक ही साथ काम करते हैं, मतलब कि हाफ माइंड इज फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस और अदर हाफ इज नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस वाला, कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होती है, दोनों ही हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। 2 हेड्स नाम से उन्होंने इसी चीज को दिखाया। निगेटिव ऑब्वियसली ब्लैक साइड हो जाता है, पॉजिटिव इज समवॉट विद द लाइट रिलेटेड टू द लाइट मींस व्हाइटनेस और सम अदर कलर, ब्राइट कलर। मैं अपना ये अनुमान लगा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट थॉट वाज बिहाइंड दिस वर्क ऑफ देवेंदु भद्रा, पर मैंने जब इस कार्य को देखा तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया। द अदर वर्क इज हियर, 3 heads, the 3 heads here, all 3 in the same position। आप देख सकते हैं खुद ही। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब आप मजेदार बात देखिए, देयर इज समथिंग वेरी तब जिसको कहते हैं कि मिस्टीरियस टाइप की चीज। इफ यू सी दिस 3 फेसेस, राइट, और इस वर्क को उल्टा कर दूं मैं अगर, तो मुझे यहाँ पे पीछे से 2 हेड दिख रहे हैं आपको? यस मैम। देखिए यस मैम। चरा रहा है ये। सो इन अ वे 3 heads are there, but other 2 बैक साइड से other 2 heads का भी इसमें है। हेड सीरीज का ही ये एक वर्क है देवेंदु भद्रा का। जिस वर्क को दिखाने जा रही हूँ, मैंने आपको स्टिल लाइफ का दृष्टांत उदाहरण उनका किया हुआ पेंटिंग में दिखा दिया कि स्टिल लाइफ पे भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। द अदर वर्क वाटर कलर का प्रूवन हो ही गया कि उनके हाथ वाटर कलर में बहुत सधे हुए थे। दूसरा, हम उनके वर्क को देखें अगर तो पाएंगे इसको, इस वाटर कलर में लैंडस्केप जो उन्होंने किया है, आप उसकी सॉफ्टनेस देखिए, जो टूटा हुआ दरवाजा है, साइकिल की स्टडी है, ठीक, ये सभी चीजों को अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से एक उनका वाटर कलर में दक्षता, मतलब कंट्रोल, एक अच्छा कंट्रोल भी आपको पता चलेगा। ये बहुत बड़े वर्क नहीं है, नॉर्मल छोटे हैं वाटर कलर के हिसाब में। एक ये उनका है वाटर कलर का लैंडस्केप, ये एक्रिलिक ऑन द पेपर है। ये वर्क बहुत काशी, जब बनारस के घाट का है, वहां के भ्रमण के दौरान करा है। देखिए एक लैंडस्केप ये भी है वाटर कलर का। अभी इसी क्रम में मैं जिस आर्टिस्ट को लेने जा रही हूं, जैसा कि मैंने अभी के प्रेजेंटेशन में आपको 2 आर्टिस्ट एक साथ किए, सावित्री और रविंद्र साल्वे। मैंने पहले आपको दिव्येंदु तंद्राभद्रा का दिखाया था, दोनों हस्बैंड वाइफ कार्यरत थे कला के क्षेत्र में।
अभी इस क्रम में मैं जिनको ले रही हूँ वो सावित्री रविंद्र साल्वे। सावित्री रविंद्र साल्वे, इनमें से एक आध लोगों ने आपने सुना भी होगा उनका नाम। रविंद्र का सावित्री के बाद इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। इसमें से सावित्री के विषय में जो कहना है मुझे, वो बस ये कहना है कि सावित्री ने शुरू से जब आर्ट्स कॉलेज लखनऊ में प्रवेश लिया, वो प्रवेश सावित्री के लिए एक मतलब कहना चाहिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, क्योंकि सावित्री ने स्वयं, मेरी और सावित्री की बहुत अच्छी दोस्ती थी, सावित्री पाल ने मुझे स्वयं इस बात का खुलासा किया जब हम अच्छे दोस्त बन गए कि ज्योति, मैं पहले जब आर्ट्स कॉलेज में आई थी तो मुझे इसमें मूर्ति कला में इंटरेस्ट था। मैं मान के आई थी कि जब मैं एडमिशन ले रही हूँ तो मुझे मूर्ति कला सिखाई जाएगी, पर यहाँ आने के बाद मुझे फाइन आर्ट्स जब मिल गया और मुझे पेंटिंग में क्लासेस होने लगी, तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो मतलब क्या कहते हैं, मूर्ति कला का सब्जेक्ट ही अलग है, उसकी तो प्रवेश की प्रक्रिया ही अलग है। तो लेकिन ये देर हो चुकी थी और मुझे इसी वजह से ललित कला को अपना शिक्षा का लेकर के चलना पड़ा। सावित्री इंटरेस्टेड थी स्कल्पचर में, लेकिन हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और यदि वो नहीं होती है तो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि जो हमने नहीं सोचा भगवान ने सोचा वो हमारा वो कर रहा है। और यही चीज सावित्री के केस में हुआ। सावित्री ने जब गलती से ही सही फाइन आर्ट पेंटिंग में अपना शिक्षा का लेना शुरू कर दिया क्लासेस, तो ये उनके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि इनको छापा चित्रण की जो तकनीकी थी, बारीकियां थी, वो सावित्री को बहुत बढ़िया तरीके से सीख गई या आ गई, या ये उन बारीकियों से प्रेरित हो गई, जो भी आप समझ सके। ये आप उनके कामों को देखने के बाद स्वयं डिसाइड करिए। सावित्री इसके पहले, सॉरी, मैं जिशुदा का एंड अप कर रही थी और मुझे डेट याद आ गई है। जिशुदा का हार्ट अटैक से डेथ हुआ था 2013 में, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। 2017 में सावित्री का हुआ है, 2013 में जिशुदा का हुआ था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सावित्री पाल ने आर्ट्स कॉलेज लखनऊ से अपना बीएफए किया पेंटिंग से, फाइन आर्ट से। उसके पश्चात इन्होंने एमएफए के लिए अपनी प्रवेश परीक्षा दी बीएचयू में, और बीएचयू में इनका वहां पर ग्राफिक के लिए सिलेक्शन हो गया। बीएचयू में 93 तक इन्होंने एमएफए के शिक्षा को ग्रहण किया। उस वक्त दीपक बनर्जी सर थे ग्राफिक डिपार्टमेंट में, और आर्ट हिस्ट्री में अंजन चक्रवर्ती सर, पेंटिंग में प्रणाम सिंह सर, ये सभी लोग जो आज काफी कला जगत में अच्छा रुतबा रखते हैं, नाम रखते हैं, ये सब वहां पर अध्यापन कार्य कर रहे थे। सावित्री के बनारस के रहने के दौरान, क्योंकि मैं क्लोज फ्रेंडशिप हम लोगों की थी, तो हम लोग 2-3 बार बनारस भी गए। उद्देश्य ये होता था कि जो काम मैंने बड़ौदा में एमएफए में किया, और आप अंजन सर को कैसे जानती हैं? अंजन सर को बेटा हम, क्योंकि जब सावित्री के पास बीएचयू में मिलने जाते थे तो सावित्री पाल, वंदना सिन्हा और एक सुमिता अवस्थी थी। तो वंदना आर्ट हिस्ट्री से ही कर रही थी एमए, तो सावित्री और वंदना वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और मैं जब जाती थी तो ऑब्वियसली सावित्री, वंदना, हम, सुमिता, ये 4 लोग हो जाते थे। तो फैकल्टी जब जाते थे तो अंजन सर के डिपार्टमेंट में भी जाते थे, और मैं शुरू से ही, क्योंकि ऐसे बड़ी सी बिंदी लगा के रहती थी या जीन्स टी शर्ट पहन के रहती थी,
मतलब अगर सूट पहनूंगी तो बड़ी बिंदी, नहीं पहनूंगी तो जीन्स और टी शर्ट। तो अंजन सर को बहुत अच्छा लगता है, मुझे जो पता चला सावित्री और वंदना के थ्रू कि अंजन सर बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हैं कई लोगों की। तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी और मैं जिस तरह से बोलती हूँ, बात करती हूँ, अब तो काफी थोड़ा गंभीर होकर के बात करती हूँ क्योंकि शिक्षा की जगत में हूँ। अदरवाइज पहले एज ए स्टूडेंट तो हम बहुत मस्त रहते थे, बहुत ही आराम से बात करते थे। तो अंजन सर ने मेरी मिमिक्री करके इन लोगों को दिखाई। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत एंड ही इज बहुत वेरी अच्छे हैं। डिसेंट फेलो। आपको जान के हैरानी होगी कि अंजन सर को कपड़ों का बड़ा शौक है। तो उन्होंने एक बार हम लोगों को बोला, हमको और सावित्री को, कि तुम कैसे लोग हो, लखनऊ से बिलोंग करते हो, मेरे लिए जरा अच्छे से चिकन एम्ब्रॉयडरी का कुर्ता बनवा के दो या दुपट्टा बनवा के दो। वो बहुत लंबे लंबे शॉल जैसे दुपट्टे लेते हैं और उनका कलेक्शन बहुत जबरदस्त है। तो हमने और सावित्री ने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि हाँ सर, आपको बिल्कुल एकदम जो ट्रेडिशनल चिकन की टांके की काम होती है वो काम करा के सफेद कपड़े पे कुर्ते के लिए या दुपट्टे के फॉर्म में हम आपको देंगे। और हम लोगों ने इस चीज को किया भी। आपको मालूम है, लखनऊ में कई गलियों में, चौक के अंदर अंदर जा जाके ढूंढ ढूंढ के, जिसको कि चिकन के दक्ष मतलब कार्य में अवार्ड मिल चुका था हैंड क्राफ्ट एम्पोरियम के द्वारा, उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उसके द्वारा हम लोगों ने अंजन सर के लिए बाकायदा पूरे उस कपड़े पे बूटियां डलवा करके, एंड इट वाज वेरी कॉस्टली एट दैट टाइम आल्सो, क्योंकि वो तो अवार्ड विनर था। तो उसने तो अच्छा रेट लगा लिया, लेकिन सर को हम लोग ने वो बनवा के दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी। इफ यू एवर गो टू अंजन चक्रवर्ती सर, आप बोलेंगे कि ज्योति शुक्ला कानपुर या लखनऊ से, तो लखनऊ से स्पेशली आप अगर बोलेंगे ज्योति शुक्ला तो वो तुरंत रिकॉल करेंगे। मुझे पक्का पता है वो है आपके प्रणाम सिंह सर हैं, दीपक बनर्जी सर हैं, श्याम शर्मा सर हैं प्रिंट मेकिंग के। ये कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं। मुझे भी पढ़ाया है और मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि उनके क्लास में मेरे मार्क्स कोइंसिडेंटली सबसे ज्यादा आ गए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ, और ऐसे कंसिस्टेंट रहना, रुकना मत कभी। हाँ, बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। अंजन सर हाँ, अंजन सर ने। अंजन सर मतलब ही इज वेरी डिसेंट। मैं आपको कह तो रही हूँ, मतलब खैर उनकी नॉलेज तो है ही है जो है, वो तो उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और साथ में जो आपने बोला कि ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है, प्लस गर्ल्स के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी थे वो उस समय भी, अभी भी होंगे मुझे पता है। गर्ल्स बड़ा सेफ रहती थी अंजन सर के पास, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब कोई गलत बात उनके वहां पर से कुछ ऐसा हो जाए। मतलब बहुत अच्छा उनका एटीट्यूड। हम लोग जब जाते थे तो चाय जरूर बनवाते थे कि नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी। मतलब ही वॉज वेरी डिसेंट, वेरी केयरिंग एंड वेरी डिसेंट। तो मतलब ये तो था ही था। मैं बता रही हूँ कि कुछ अच्छा ऐसा रहा मेरे साथ कि ये मेरे गुरु तो नहीं रहे, ना ही प्रणाम सिंह सर रहे मेरे गुरु, ना ही श्याम शर्मा सर रहे, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना अच्छे से वो किया है सम्मानजनक स्थिति में, और मतलब इतना प्यार दिया है। श्याम शर्मा सर की तो दोनों बेटियां जो थी वो बड़ौदा में मेरी जूनियर थी, पल्लवी और शैली। तो मतलब श्याम शर्मा सर मेरे साथ एक कैंप में भी थे। तो मतलब कई ऐसी चीजें कोइंसिडेंट हो गई कि वो एक बहुत पर्सनल एक नहीं होता है फीलिंग आ जाना। तो ये इन लोगों के साथ था। और प्रणाम सिंह सर को तो कभी भी आप पूछिए तो वो बताएंगे। अंजन सर ने मुझे और सावित्री को, सावित्री ने तो आपको जान के हैरानी होगी, उस वक्त रिसर्च बड़े नॉर्मल वे में होती थी, बस रजिस्ट्रेशन कराइए, वर्क करिए, थीसिस जमा करिए 2-1 साल में, और उसके बाद आपकी अगर पास हो गई, अवार्ड हो गया, खत्म, आप पीएचडी हो गए। तो उसमें मुझे याद है हम जब 96 में 95 में गए थे बीएचयू सावित्री के साथ में, तो अंजन सर से मिले और अंजन सर एकदम से बोले कि तुम्हारा भी एमएफए हो गया। मैंने कहा सर हो गया। तो बोले कि ऐसा करो, तुम भी मेरे अंडर में रिसर्च वो कर दो, रजिस्टर कर दो। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा सर रिसर्च कौन करेगा इस फील्ड में?
तो बोले अरे भैया कर लो, कोई नहीं, कभी काम आएगा। और कैन यू बिलीव इट, हमने उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लिया। अरे कौन रिसर्च करेगा, हमारी फील्ड में इतना वैल्यू भी नहीं था उस समय। ये तो इन दिनों आ गया है कि मतलब नौकरी में आपकी मैंडेटरी हो गई है कि रिसर्च होना है, नेट होना है, अदरवाइज नॉर्मली हम लोग नहीं करते थे ये सब चीजें। तो हमने उस चीज को ओवरलुक कर दिया। और सावित्री ने तो एनरोल्ड अपना मतलब रजिस्टर्ड करा करके रिसर्च छोड़ दिया। ये मैडम तो और भी महान थी, इन्होंने रिसर्च को मतलब मेरे ख्याल से 6-7 महीने आप एनरोल्ड भी रही और आप क्विट कर गई उसके बाद। तो अंजन सर ने हम लोगों को वैसे बहुत कोशिश की कि मतलब वो हम लोगों को धक्का दे करके रिसर्च करा दे, लेकिन वो बेचारे सफल नहीं हो पाए क्योंकि हम लोग नालायक स्टूडेंट्स थे, बात नहीं माने। और उसके बाद मेरे को जॉब में आना हो गया मेरा। तो 2012 में आप सोचिए मेरी पीएचडी हुई। और अगर हम उस समय के पीएचडी होते तो आप सोचिए हमारे इंक्रीमेंट्स भी अच्छे खासे लग गए होते। खैर दीज ऑल थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, व्हेनेवर वी विल मीट वी विल डिस्कस सो मेनी थिंग्स, बिकॉज कुछ आप लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और हम काफी साल हमने पास आउट होने के, आप समझ के चलिए मैंने 85 से सेंटर में काम शुरू कर दिया था, अलीगंज आर्ट सेंटर में। तो 85 से लेकर के 2002 तक तो मैं निरंतर काम की हूँ सेंटर में। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय तक एक तरह से स्वतंत्र चित्रकार के रूप में काम करने में कई ऐसे। मैम आप अपनी पेंटिंग्स दिखा सकती हैं। मुझे लगता है बेटा मैं वैसे कभी शो कर दूं, क्योंकि ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क में जो इनवाइटेड लेक्चरर है वही उस चीज को प्रमोट अपने वर्क को करे, तो आई डोंट थिंक दिस इज राइट गोइंग टू बी अ राइट थिंग। हाँ मैं आपको कुछ करके अपने वर्क जरूर दिखाऊंगी, मेरी भी इच्छा है, क्योंकि जिस चीज को मैं नहीं कर पाई, कैसे मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, हम जैसे लोग जो सिंपल हैं, जो अपने काम को करते हैं और लेकिन हम मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। और आज के सिनेरियो में बहुत ऐसी चीजें हैं, मैनिपुलेशंस करके ही आप आगे बढ़ पाते हैं। कई बार जो जेन्युइनली काम कर रहा है वो मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो आपको मीडिया का एग्जांपल दिया था, दैट इज वन ऑफ द थिंग, वी डोंट हैव द गट्स टू डील विद द मीडिया, एंड इफ यू आर नॉट डीलिंग विद द मीडिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको लाइमलाइट नहीं मिलेगी, आपको कवरेज प्रॉपर नहीं मिलेगा। और मास पब्लिक तो किसको जानती है, जब बार बार आपका नाम हाईलाइट होता है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, बट द पब्लिक विल कम टू नो दैट ऑल द टाइम पेपर्स में एक कॉलम पर्टिकुलर किसी आर्टिस्ट का नाम हर बार छप रहा है, उसकी पेंटिंग छप रही है। तो मास को इससे मतलब नहीं होता कि वो किस प्रकार की पेंटिंग है, क्या वो व्यक्ति है मतलब डिसेंट है कि नॉन डिसेंट है, बट द थिंग इज वो तो पेपर का पब्लिकेशन पढ़ रहा और कह रहा अरे भैया ये तो बहुत अच्छे हैं। तो मैं भी इस बात को तभी रियलाइज की हूँ, इसीलिए मैंने आपके सामने इस पीपीटी को तैयार किया कि ये सभी कलाकार बहुत अधिक ऊर्जावान, बहुत अच्छे क्षमता के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनको उस तरह के मैनिपुलेशंस नहीं आए, मीडिया को डील करना नहीं आया। तो ये एकेडमीज तक तो इनको खूब एक्सेप्ट किया गया, लेकिन हम ही लोग हैं, जैसे अब आप शोध कर रहे हैं, मैं क्यों दिखा रही हूँ कि इनमें से कई ऐसे चित्रकार होंगे, जैसे अभी झांसी से एक लड़की मेरे पास आई थी, उनके गाइड कोई और है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से उसका है, वो मेरे पास केवल इस बात के लिए आई थी कि उसको किसी ने बताया, उसका टॉपिक था मृतक महिला कलाकारों का कलात्मक योगदान कला के क्षेत्र में। तो वो बाकायदा मेरे पास उसको किसी ने बताया होगा कि लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में था वैसे उसका ये टॉपिक, तो बताया गया उसको कि नहीं तुम ज्योति शुक्ला कानपुर में है, उनके पास जाना, तो वो काफी तुम्हें गाइड कर देंगी और सपोर्ट कर देंगी। एंड नो डाउट आई हैव दिस हैबिट ऑल्सो, मैं अपने आप को प्रेज नहीं कर रही हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, बट दिस इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम टू नो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके किसी उसमें आपको हेल्प आउट कर रही हूँ, अगर मैं कर पाऊंगी अवश्य करती हूँ, कोशिश करती हूँ। वो बच्ची आई तो बाकायदा मैंने उसको पूरा सावित्री का, और इंदु रस्तोगी जी एक सीनियर थी, इंदु रस्तोगी जी का मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंदु आंटी की डेथ हुए काफी साल हो गए हैं, दैट इज नियर बाई 20 years,
और 20 इयर्स मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो आज के संदर्भ में जीवित व्यक्ति हैं, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, मैं उन्हीं का लेकर के आपको बता रही हूँ। तो उनके बारे में मैंने, अच्छा, इसके शोध के क्षेत्र में ये कालखंड का तो कोई ऐसा वो था नहीं, मृतक महिला कलाकार था, तो मैंने इंदु जी को उनको बताया, सावित्री पाल का बताया। सावित्री के कई ऐसे पक्ष हैं जो कि मतलब पर्सनली मुझे पता है, क्योंकि बहुत क्लोजनेस थी हम दोनों के साथ में, बरसों का मतलब साथ था हम लोगों का। तो उस हिसाब से मैंने उसको पूरा डिटेलिंग बताई। और आज भी मैं जो आपको ये वाली पीपीटी कर रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, मेरा मानना ये है कि आप जैसे बच्चे जो कि शोध कर रहे हैं, क्योंकि अब जो शोध हो रहा है वो मूल उससे हो रहा है, मतलब दैट इज योर ओरिजिनल रिसर्च वर्क। See why I am saying original research work? Because you are not taking matter from number of books or from sites. You are reference के तौर पे आप उनको ले रहे हैं, लेकिन आप स्वयं का भी एफर्ट करके उसके बारे में जानकारी को एकत्र कर रहे हैं, अपने शब्दों में लिख रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से ओरिजिनल वर्क है रिसर्च का। और जब ओरिजिनल की हम बात करते हैं तो मैं मानती हूं कि ऐसे चित्रकार जिनके बारे में मीडिया ने ज्यादा उल्लेख नहीं किया है, आपका एक मुहिम होना चाहिए कि हाँ, अब हम ऐसे जो मतलब क्या कहेंगे, जिनको कि मीडिया ने छोड़ रखा है, नकार रखा है, उन कलाकारों को हम लाइमलाइट में लाएंगे अपने शोध के द्वारा। अपने छात्राओं के बारे में, छात्र छात्राओं को बताएंगे जब हम प्लेसमेंट हो जाएगा, या हम जनरल्स के थ्रू उनको बताएंगे। मतलब देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी नीटली एंड क्लीनली पुट अप ऑन द प्लेटफॉर्म। इस चीज की आवश्यकता मुझे हुई। और जो आप में से किसी ने अभी ये बेटा बोला कि मैम आप अपने वर्क भी दिखाइएगा, मैं तुमको अवश्य दिखाऊंगी, पर मेरा अपने वर्क दिखाने का ये पर्पस कतई नहीं होगा कि आप मेरे ऊपर कुछ करें आकर के। नहीं, मैं एक प्रॉपर प्लेसमेंट में हूँ, मेरे को ठीक ठाक कवरेज मीडिया में मिल चुका था, जितना भी मेरी एग्जीबिशंस के बारे में लिखा गया है, और मैं अपना वर्क आपको नेक्स्ट उसमें कोशिश करूंगी साझा करूं। बस इसलिए क्योंकि ग्राफिक के लिए मैंने कई बार सबके सामने ये बोला है कि नहीं, मेरे सिंगल प्लेट पे लोकल इंकिंग के द्वारा मैं कई एडिशन एक साथ लेती थी। इस बात की बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू है, इस बात की बहुत अहमियत है, इसमें हाथ बहुत आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए श्योरली आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ माई प्रिंट्स। वेरी नाइस, थैंक यू। आपने खुद मुझे इस बात के लिए बोला कि मैम आप दिखाइएगा, क्योंकि होता है बेटा, एथिक्स और नॉर्म्स के हिसाब से मैं अपना वर्क यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही थी, वो मुझे उचित नहीं लग रहा था। पर हाँ, मैं नेक्स्ट उसमें आपको जरूर दिखाऊंगी, खत्म करने के पहले, मतलब जो मेरे लेक्चर अलॉटेड लेक्चर्स हैं उसके पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। इस बात के लिए मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। So in this slide, I have selected this pair. He is Ravendra Salve and this one is Savitri Pal Salve. बाद में वो साल्वे लगाने लगी थी, otherwise she is Savitri Pal. सावित्री ने, मैंने जैसा बताया, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से अपना बीएफए किया, एमएफए बनारस से किया। बनारस के दौरान में प्रिंट मेकिंग में इन्होंने काम किया। उसके पश्चात लगातार निरंतर जो काम इन्होंने किया प्रिंट मेकिंग का, वो ललित कला केंद्र जो अलीगंज लखनऊ में है, उसमें इनरोलमेंट लेने के पश्चात इन्होंने किया। क्योंकि ग्राफिक का काम आप सभी लोगों को पता है, मशीन्स, एसिड और भी कई ऐसे लिक्विड्स होते हैं, बेंजीन होता है, एक्वाटेंट होता है, तो इन सब चीजों के अभाव में हम लोग काम नहीं कर पाते हैं एचिंग का। तो प्रिंट मेकिंग में काफी कुछ हम निर्भर करते हैं वर्कशॉप, मतलब स्टूडियो की फैसिलिटीज के ऊपर। तो सावित्री ने भी अलीगंज ललित कला केंद्र में अपना नाम इनरोल करा करके वहां पे फ्रीलांस आर्टिस्ट की तरह काम करना शुरू किया। और इनको सबसे ज्यादा पसंद एचिंग वर्क था, एचिंग में काम करना। एचिंग का मतलब जिंक प्लेट के ऊपर लेयर फॉर्मेशन करके काम करना।
सावित्री के शुरू के काम यदि आप देखें तो ये स्लाइड आप जब देखोगे सावित्री के, इसमें आपको ये देखिए एकदम पतले पतले बिल्कुल सर्पाकार फिगर्स दिखेंगे। सर्पाकार समझ रहे हैं, बहुत जिनकी की एनाटॉमी या ह्यूमन बीइंग्स का बहुत अच्छा फॉर्म नहीं निकल रहा है, और सभी की गर्दन झुकी हुई, डिस्परेट मतलब दुख, डिस्परेट डिसअपॉइंटेड, सॉरी डिस्परेट नहीं डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा दुखी, और कहते नहीं है दुख, और डिसअपॉइंटमेंट को क्या कहते हैं, निराशा, निराशा से परिपूर्ण इस तरह से क्या कहते हैं आपको दिखाई देंगे इन फिगर्स में इनके ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, ये कलर इंकिंग सावित्री ने मेरे द्वारा कि नहीं यार लोकल इंकिंग कुछ प्रिंट्स में मुझे भी बताओ, अदरवाइज शी यूज्ड टू डू मोनोक्रोम। तो ये सारे ये वाले वर्क्स जो हैं इसकी सीरीज थी होप, निराशा से परिपूर्ण चेहरों को या फिगर्स को दिखाया कि उनके लिए आशा बहुत कहना चाहिए ड्रीमी चीज है, स्वप्निल चीज है। इन होप इसके टाइटल सावित्री ने इस सीरीज के इन होप दिए थे। एक सीरीज थी उसका वर्क पहले का मेरे पास नहीं निकला, ये मेरे पास पहले वर्क का फोटोग्राफ निकल आया था सावित्री का, जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे इनके कामों में चेंजेस आए। ये भी एक अध्ययन और देखने का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी कलाकार की कलाओं को देखने के लिए। यहाँ पे फिगर्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए, इसी टाइप के फिगर्स को यहाँ बड़ी सी एक बाउंड्री वॉल होती थी जिसमें कुछ ये फिगर्स ऐसे बाउंड्री के ऊपर लीन होते थे जैसे कि सांप के फन नीचे झुके हुए, और दीवार की ऊंचाई होती थी। तो वो दीवार रूपी जो थे सावित्री ने ऑब्स्टिकल्स नाम दिया था, इस उस वाली सीरीज को ऑब्स्टिकल्स नाम दिया था, इस वाली सीरीज को इन होप दिया था। और इन कामों को लेकर ऑब्स्टिकल्स और इन होप वाले कामों को लेकर के सावित्री मेरे साथ, क्योंकि हम लोगों ने ये अपने में एक प्रॉमिस किया हुआ था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं तुम्हारे साथ मतलब BHU जाऊंगी, तुम्हारे टीचर्स से इंटरेक्शन करूंगी, और इनका ये था कि मैं तुम्हारे साथ बड़ौदा जाऊंगी, तुम्हारे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करूंगी। तो ये मैं आपको बात बता रही हूँ 95-96 में 2 साल काम करने के पश्चात, 93 में हम लोग पास आउट हुए थे, 95-96 में हम बड़ौदा इनको लेकर के जैसे 2 साल के बाद, और एज यूजुअल धूमाल सर के घर पहुंचे थे, PD धूमाल सर के घर में। तो रिनी मैम, धूमाल सर सब बैठे थे, सर अपने झूले पे थे, और जब हम लोग ने अपने अपने वर्क को खोल करके दिखाया पोर्टफोलियो से, तो एक मिनट बेटा, तो सर ने मेरे वर्क को देखा और सर ने बोला कि हाँ बड़े वर्क होने लगे, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिंक में आप लोगों को सभी को पता होगा, एक तो मेटल बहुत कॉस्टली होता है, जिंक प्लेट उस समय भी बहुत कॉस्टली था, और उसकी हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग ने बड़ी 2 प्लेट्स को जोड़ जोड़ के भी काम किए। तो इसको देख करके सर को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बड़ौदा में ज्यादातर वर्क जो अच्छे होते हैं वो लिथो के होते हैं, वुड के अच्छे होते हैं, लीनो के अच्छे होते हैं, एचिंग की इतनी अच्छी नहीं होती है, एक्वाटिंट स्पेशली एक्वाटिंट। तो सर ने हम लोगों के वर्क देखे, और एज यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लेक्चर्स में भी मैं कहती हूँ और पहले भी मैं कहती हूँ कि जो लखनऊ का एक्वाटेंट है वो अलग से दिखाई देता है यहाँ का पास आउट स्टूडेंट ग्राफिक का। कहीं भी अपने वर्क को जब दिखाता है तो इजीली समझ में आता है कि वो लखनऊ से पास आउट है, उसके एक्वाटेंट की क्वालिटी देख करके। और इसका एकमात्र श्रेय जिसको जाता है वो मिस्टर जयकृष्ण अग्रवाल को जाता है। जय सर का भी आप एक्वाटेंट का प्रोसेस देखिएगा, बहुत नीट, बहुत इवन और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। तो ये चीज तो हम लोगों ने जय सर के द्वारा प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से जरूर सीखी है। उसमें जरूरी ये नहीं होता कि टीचर आपका हाथ पकड़ करके करे,
अक्सर सर भी एक स्टोरी सुनाते थे कि अगर उचित सुपात्र है तो वो गुरु की बात को लेकर के अपने में ले लेगा, अपने में मतलब समा लेगा उस ज्ञान को, और अगर बेकार का पात्र है, मतलब जिस पात्र में कई छेद हैं, जो अपात्र है, तो वो बिल्कुल भी उस बात को नहीं ले पाएगा। आज मुझे इस संदर्भ में समझ में आता है। तो ये एक्वाटेंट की प्रोसेस जो जय सर की है, वो पता नहीं कैसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली द स्टूडेंट who really takes this printmaking as a serious subject for their entire life, उनके में तो ये कंट्रोल्ड वाला एक्वाटेंट बहुत आराम से दिखता है। तो धूमाल सर ने बहुत मतलब इसको अप्रिशिएट करते हुए, पहले भी करते थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। उसके बाद जब सावित्री ने अपने वर्क दिखाए ये इन होप और ये वाला ऑब्स्टिकल्स वाले, तो धूमाल सर तो बहुत मतलब एकदम आउटफिट बोलते हैं, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो। उन्होंने देखते ही सावित्री, उनको ये नहीं फर्क होता है कि ये मेरी स्टूडेंट नहीं है, अरे बहुत सोफिस्टिकेट बोलूं बुरा मान जाएगी ना। उन्होंने एकदम से कहा कि सावित्री ये जो तुम्हारे फिगर्स हैं वो क्या हैं, एकदम अजीब से लग रहे हैं, कोशिश करना इनको बदलो, तुम्हारा थीम अच्छा है, तुम्हारा पूरा एंटायर ट्रीटमेंट अच्छा है प्लेट का, बट दीज फॉर्म्स आर नॉट गुड, आई डोंट लाइक देम। ऐसे करके उन्होंने एकदम रूडली, मतलब एकदम रफली बोला इस बात को डायरेक्टली टू द सावित्री। एंड कैन यू बिलीव इट, क्योंकि नो डाउट मैं धुमाल सर के लिए बहुत चीजें बताती रहती थी सावित्री को, तो सावित्री को बहुत जबरदस्त धक्का लगा एंड शी रिटर्न टू लखनऊ। She said it to me कि ज्योति यार ये तो बहुत जबरदस्त बात हो गई, मेरा वर्क अच्छा नहीं लगा सर को, और ऐसे ऐसे बोला। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने तुम्हारे फिगर्स के लिए बोला है, तुम उसको सोचो। तो करीब इसको काफी प्रॉब्लम रही, 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा टेंशन और एक कंफ्यूजन में रही। फिर ये सेंटर रोज आती थी, बात करती थी, फिर एक दिन सडनली अचानक बोली एक बात बताएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम बस अब एक काम करने वाले हैं। हमने कहा क्या काम? बोली मैं अब अपने कामों में केवल अपने आसपास के जो वातावरण है, जो लोग हैं मेरे आसपास, उन्हीं को मैं उसी थीम को लेके काम किया करूंगी। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। धूमाल सर का स्टेटमेंट उसको उस बात तक इंटरनली इस बात को झचकोर के चला गया कि नहीं, तुम्हारा ये विषय अच्छा नहीं है, तुम और तुम्हारे अंदर संभावनाएं हैं। अब मैं धुमाल सर को यहाँ बार बार क्यों कोट कर रही हूँ, मेरे अपने सर्कल में 2 लोगों को उन्होंने ऐसे पारखी दृष्टि से देखा कि जिनके अंदर बहुत कलात्मक रूप से संभावनाएं थी, उसको निकालने के लिए उन्होंने ब्लंट होकर के बोला कई बार। एक जिशुदा और एक सावित्री पाल। सावित्री का ये काम बड़ौदा से लौट के आने के बाद, उस कंफ्यूजन टाइम के बाद, उबरने के बाद, ये 2 प्लेट पर किया हुआ है। 2 प्लेट का मतलब है दिस इज द फुल प्लेट का 1/3 पार्ट हटा दिया गया। मतलब कि ये जो प्लेट है वो नॉर्मली 100/60 की प्लेट होती है, 100 सेंटीमीटर्स बाई 60 सेंटीमीटर्स की, उसमें से 25 सेंटीमीटर्स हटा दीजिए, ठीक, तो ये 50/75 सेंटीमीटर्स की एक प्लेट। ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ जॉइंट भी आपको दिख रहा होगा, पर इसका ये टेक्सचर, ये एक्वाटेंट पूरा, ये पूरा एक लगे, इसके लिए इसमें जो ये टेक्सचर्स हैं एक्वाटेंट के और ये वाले, इसकी टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि इस प्लेट में ये ना पता चले कि यहाँ पे जॉइंट है। ये क्योंकि मैं कर्सर यहाँ कर रही हूँ, आपको पर्पसली बता रही हूँ, अदरवाइज ओरिजिनल प्रिंट जब आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 2 प्लेट जोड़ करके इतना बड़ा प्रिंट बनाया गया है। एंड यू कैन वेल इमेजिन द साइज ऑफ द प्रिंट। दिस इज 100, सी दिस इज 100 हॉरिजॉन्टल, उसका जो मैं बता रही हूँ आपको, और हाइट इज दिस, height is 75 centimeters, and this entire work she gave the name My Family Photograph, a family photograph. Can anybody can describe this painting? क्योंकि मुझे भी इस वर्क के पहले सावित्री के फैमिली बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं पता था, पर मैंने उसको ये प्रश्न किया जब ये प्रिंट निकला। मैंने कहा यार सावित्री, somebody is missing in this family,
मुझे नहीं पता था क्योंकि इसमें लिखा है अ फैमिली फोटोग्राफ. तो I never thought about this thing that this is her own family photograph. Only I mentioned this thing. In this family photograph, is somebody is missing over here? So she said yes. I said, "अरे कौन?" बोली my mother. And that sentence, still I when recall this sentence of Savitri, it penetrates me deeply. क्योंकि उसको ये बात जितनी कष्ट के साथ बोलने को हुआ होगा उतने ही फील मुझे भी हुआ कि हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड टू आस्क सच अ क्वेश्चन डायरेक्टली when I have seen this thing here that some person is missing. Anyways, she said नहीं ज्योति ऐसा कुछ नहीं, मम्मी का है यहाँ पे and my father here, we two sisters here, because she was 4 sister. That day she explained me total 2 brothers are there. So this family photograph with the फ्रेम का डिजाइन, सी पहले ऐसे लकड़ी के फ्रेम पे डिजाइन होता था, अगर आपको याद हो या आपके घर में कोई पुरानी फोटोग्राफ हो. स्टूडियो फोटोग्राफ्स में ये कर्टेन्स भी होते थे और पहले के टाइम में तो घरों में फोटोग्राफ नहीं पॉसिबल होती थी, स्टूडियो पे जाके लोग फैमिली की फोटोग्राफ करते थे. तो सी दिस एंटायर थिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हर डीपली पर्सनली. उसको उसने इसमें दिया. तो जो वो फीलिंग्स आई हैं, ये प्रिंट उसका बहुत अच्छा मतलब मार्केट वैल्यू भी हुई इसकी, ये बहुत परचेज किए गए. और जिस समय की मैं बात कर रही हूँ 95-96 के दौरान हम लोगों का कोई प्रिंट अगर 10,000 में बिकता था तो दैट वाज मतलब प्रिंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंट 10,000 में बिकना बहुत बड़ी बात होती थी 96 में. और लकली इनफ कुछ एक प्रिंट हम लोगों के ऐसे रेट्स में बिके जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छे रेट्स में गए और हमको मतलब उससे लगा कि नहीं, प्रिंट मेकिंग की भी अपनी एक वैल्यू है. आज मैंने शायद अभी तक बहुत लंबा क्लास ले लिया है, यहीं पे हम अपने उसको क्लोज करते हैं. आगे कल के लेक्चर में हम सावित्री पाल को कंटिन्यू करते हुए और भी कलाकारों को लेंगे और एंड में मैं आपको अपने 2-3 वर्क के फोटोग्राफ्स जरूर दिखाऊंगी, दैट इज प्रॉमिस, राइट? सो टिल देन बाय. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू, बाय. थैंक यू मैम. बाय बाय. Thank you, ma'am. बाय. ऑल राइट. यस मैम. Yes. Yes, ma'am.